हेलो एवरीवन। देखिए ये हम लोग का एलियन का टेस्ट सीरीज का सीक्वल चल रहा था। इसमें से मैंने बायोलॉजी का एक पार्ट करा दिया है 91 से लेकर के 135 क्वेश्चन तक, और मैंने फिजिक्स भी कराया कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो वो उन दोनों का जो लिंक है ना, इस वाले टेस्ट नंबर का, ठीक है, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैं बता देता हूँ कि आप इसके पीडीएफ को विद द सॉल्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं @NEET Academy 7, है ना। ये टेलीग्राम का चैनल है, इस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। ठीक है, शेयर भी करना आप लोग, ताकि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना पाऊँ। अगर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा, अभी मैं कराऊंगा 135 से लेकर के 180 तक। जो बचा हुआ क्वेश्चन बायो का है वो, तो ठीक है, ये बायो का सेकेंड वाला पार्ट है। फर्स्ट वाला पार्ट इससे पहले मैं करा चुका हूँ। टेस्ट नंबर बता देता हूँ कि कौन सा टेस्ट नंबर है। टेस्ट नंबर 4 DLP LN लीडर टेस्ट सीरीज है। ठीक है ना, LN DLP लीडर टेस्ट सीरीज है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 135 तक हो गया है। ठीक है, 130 करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 136। 136 में क्या बोल रहा है, यूजिंग कन्वेंशनल मेथड। अब देखो कन्वेंशनल मेथड क्या होता है, तो जो पहले से टेक्निक यूज होते आ रही है ना, उसी को हम लोग कन्वेंशनल तरीका बोलते हैं। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड डायग्नोसिस अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग उसको मतलब कि कहने का क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो पहले से मेथड चला रहा है, कौन सा मेथड, जैसे यूरिन का टेस्ट है ना, स्पूटम का टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सब क्या है, कन्वेंशनल मेथड है। इससे हम लोग डिजीज अगर कोई हुआ है, कोई बीमारी हुआ है, जैसे HIV हो गया है ना, टाइफाइड हो गया, या और कोई डिजीज हो गया, तो उसे हम लोग जल्दी पता नहीं कर सकते। ये कब पता चलता है, डिजीज होने के बाद पता चलता है ना। तो कन्वेंशनल मेथड में क्या था कि हम लोग डायग्नोसिस अर्ली डिटेक्शन नहीं कर पाते थे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना, स्टेटमेंट सही NCERT में लिखा हुआ है। ऐसा क्यों था, ऐसा इसलिए था क्योंकि उस टाइम क्या था कि जब हम लोग यूरिन टेस्ट करोगे या ब्लड टेस्ट करोगे, है ना, या स्पूटम टेस्ट करोगे, तो उसमें बैक्टीरिया या वायरस कब आएंगे, जब पूरा डिजीज पूरे बॉडी में फैल चुका होगा तब आएंगे, है ना। इसलिए हमें डिजीज जो है, अगर पहले तुम टेस्ट करा लोगे, अगर मान लो तुम्हें इन्फेक्शन आज हुआ है और आज ही टेस्ट कराओगे ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट, तो तुम्हें उसमें कुछ भी बैक्टीरिया वायरसेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी वो फैला नहीं है ना। इसलिए अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता था ना, पहले हम लोग पता नहीं कर पाते थे, डिजीज होने के बाद पता चलता था, तब तक लेट हो चुका होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो टेक्निक आए, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ना, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एलाइजा। ठीक है, तो ये एडवांस टेक्निक है। दीज आर द सम टेक्निक्स दैट सर्व द पर्पस ऑफ द अर्ली डायग्नोसिस। बिल्कुल बात सही है ना, ये सब एडवांस टेक्निक है। इसमें हम लोग पहले ही बीमारी हुआ है उसको हम लोग पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट फर्स्ट भी राइट है और सेकंड भी राइट है, लेकिन फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। फर्स्ट वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों है, क्योंकि फर्स्ट वाले ये बोल रहा है कि कन्वेंशनल मेथड अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं था, है ना। क्यों नहीं था, इसका रीजन नहीं है, बस बताया है कि हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, PCR, एलाइजा आर द सम टेक्निक्स दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डिटेक्शन। ठीक है, क्यों हम लोग अर्ली, इसका जो ये है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, इसलिए क्या होगा कि असर्शन रीजन तो ट्रू है, बट उसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका क्या होता, आप लोग हमें कमेंट्स में बताइए, है ना। ठीक है, चलिए 137 पे चलते हैं। 137 क्या है, टॉक्सिसिटी। अब देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। बहुत लोग, मैं जान रहा हूँ कि बहुत लोग, आप लोग NCERT पढ़ोगे, है ना, तो इस वाले टॉपिक को आप लोग छोड़ देते हो। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं बताता हूँ, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन ट्रांसजेनिक एनिमल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन लेस टाइम। अब देखो ये ट्रांसजेनिक एनिमल हम लोगों ने, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने क्यों बनाया था, ताकर कि हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। जैसे माइस हो गया, चूहा हो गया, है ना, बंदर हो गए, पिग हो गया, तो ये सब क्या थे, खरगोश हो गया, है ना। ठीक है, तो ये सब ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया गया था जिसपे हम लोग ड्रग टेस्टिंग करते थे, है ना, या फिर कोई वैक्सीन टेस्ट करना है, ड्रग टेस्ट करना है, कोई भी नया ड्रग बना उसको टेस्टिंग करना है, तो उस पर हम लोग टेस्ट करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया गया था। सही बात है। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि कोई ड्रग अगर नया नया मार्केट में आया है,
तो उसको हम लोग ऐसे ही लॉन्च नहीं कर देते, है ना। उसके लिए क्या होता है, पहले उसकी टेस्टिंग होती है कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी तो नहीं है ना। तो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन ट्रांसजेनिक एनिमल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन लेस टाइम। अब जो ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बनाया गया, हम लोग नॉर्मल ऐसे एनिमल पे भी तो टेस्ट कर सकते थे जो नॉर्मल एनिमल होते हैं, जैसे जो नॉर्मल बंदर होता है, नॉर्मल चूहा या नॉर्मल खरगोश, उस पर भी तो हम लोग टेस्ट कर सकते थे। लेकिन नहीं, उसको मॉडिफाई करके उस ट्रांसजेनिक एनिमल को और सेंसिटिव बनाया गया उस ड्रग के लिए। अब देखो, ज़्यादा सेंसिटिव होगा तो मतलब कि ज़्यादा रिजल्ट जल्दी आएगा, है ना। किसी चीज़ के लिए तुम अगर ज़्यादा सेंसिटिव हो, है ना, तो उस चीज़ को हम तुमको देंगे, है ना, अगर मैं प्रोवाइड कराऊंगा तो तुम उसको जल्दी रिएक्ट करोगे। इसलिए इस सारे ट्रांसजेनिक एनिमल को मोर सेंसिटिव बनाया गया ताकि कि उस पर ड्रग का इफेक्ट क्या हो, जल्दी हो, और हमें पता चले कि इसमें कोई साइड इफेक्ट वगैरह है या नहीं है। जब तुम इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ोगे ट्रांसजेनिक एनिमल वाले को, तो इसमें जो ये वाला पॉइंट मिलेगा, आप एक बार जरूर मेरे कहने पे आप जरूर उस पैराग्राफ को पढ़ के देखना, है ना, और उसको अच्छे से समझने का कोशिश करना। बाकी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड दैट कैरी जीन, बिल्कुल सही बात है, विच मेक देम मोर सेंसिटिव। ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल थे वो क्या थे, इस ड्रग के लिए, है ना, पार्टिकुलर ड्रग के लिए क्या थे, मोर सेंसिटिव थे, है ना, टू टॉक्सिक सब्सटेंस दैट नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल। मतलब जो नॉर्मल एनिमल थे उससे ज़्यादा सेंसिटिव थे ये कौन सा, जिसपे हम लोग टेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इसलिए लेजर कम टाइम में हमें मिल जाता है ना, कम टाइम में रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि मोर सेंसिटिव है तो जल्दी इफेक्ट आएगा, तो हमें कम टाइम में रिजल्ट मिल जाएगा, इसलिए ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए थे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था 137 का आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। चलिए 138 पे आते हैं। 138 क्या है, इन जीन थेरेपी ऑफ अदा, या एडीए भी बोल सकते हो, ठीक है। एडीए एक ऐसा डिजीज है जिसमें क्या होता है कि जीन डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से एक प्रोटीन नहीं बन पाता या एक जीन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से पेशेंट क्या होता है, इम्यूनो डिफिशियंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है ना। तो इन द जीन थेरेपी ऑफ द अदा एडीए पेशेंट रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट। तो उस पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं कि जीन थेरेपी से क्या करते हैं, उसके लिम्फोसाइट को निकालते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, इमेच्योर लिम्फोसाइट में हम जीन इंसर्ट करते हैं और फिर वापस से उसको पेशेंट में डालते हैं, है ना। तो ऐसे अदा का क्योर होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही बात है। इसका रीजन बता रहा है कि इफ द करेक्ट एडीए जीन इंट्रोड्यूस इनटू द सेल अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, इन्होंने बोला है कि अगर मैं उसको अगर हमें पता चल जाए बीमारी का अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही कि उस किसी पेशेंट को किसी मतलब कि बेबी को क्या है कि एडीए डिफिशियंसी है, अगर हम उसको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में डिटेक्ट कर लें तो इट कुड बी परमानेंट क्योर। अगर अर्ली एनसीईआरटी में लिखा है कि या तो उसको क्या करें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हम लोग जीन को ही, देखो इस वाले मेथड, पहले ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है इस वाले मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले मेथड में क्या हो रहा है कि इस वाले मेथड में हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को मतलब कि बर्थ वगैरह सब हो गया, कुछ दिन के बाद हमने क्या किया कि उसको पता चला कि अदा की डिफिशियंसी है, एडीए की डिफिशियंसी है, तो मैंने क्या किया, उसको उसके लिम्फोसाइट को निकाला और लेबोरेटरी में क्या किया, उसके लिम्फोसाइट में जीन इंसर्ट किया और वापस से उस पेशेंट में डाला, ठीक है। ये जो दूसरा मेथड है ना, इसमें मैंने क्या किया कि मुझे पता चल गया अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, बेबी बर्थ होने से पहले ही पता चल गया कि उसको एडीए डिफिशियंसी है। फिर मैंने क्या किया कि उस जीन में ही, ठीक है, जीन को ही मैंने करेक्ट करके डाल दिया। अब जब जीन ही करेक्ट हो गया तो वो अच्छे से बना पाएगा, है ना, और फिर वो पर्सन क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए इम्यूनिटी जो उसमें इम्यूनिटी की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है ना। जीन थेरेपी में हम लोग क्यों जेनेटिकली लिम्फोसाइट, पहला वाला जो स्टेटमेंट है ना, इसमें बोल रहा है कि इन जीन थेरेपी एट पेशेंट रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ द जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट। अब पीरियोडिक इन्फ्यूजन क्यों होता है उसका ये रीजन नहीं है ना, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा कि असर्शन रीजन तो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। 139 तो देखो इजी सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो मैच कर लेते हैं भाई। स्टेनली कोएन एंड हर्बर्ट बोयर, ये इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने क्या किया था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्होंने ही बनाया था, ठीक है। तो स्टेनली हर्बर्ट एंड कोएन ने क्या बनाया था, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। हिंद सेकेंड क्या है, हिंद सेकेंड क्या था, तो हिंद सेकेंड क्या था, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज। उसके बाद क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम लोग क्या पता करते हैं, सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट, है ना, डीएनए के साइज को
कौन छोटा है कौन बड़ा उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। और बैम H1 साइड पे होता है टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस जीन वेक्टर PBR32। तो आसानी से मैच हो गया, आप लोग ऑप्शन मैच करना। 139 का क्या आ जाएगा आंसर, सेकंड। 140 चलते हैं। 140 क्या है, 140 है ब्लंट इंड। अब देखो ब्लंट इंड क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से हम लोग अगर डीएनए को कट करते हैं, एक सेकेंड, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से अगर लोग डीएनए को कट करते हैं, मान लो कि एक डीएनए है AGGGCCCT, है ना। तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या कर सकता है, एक तो क्या कर सकता है कि यहाँ भी कट कर सकता है ना। जब यहाँ पे कट करेगा ऐसा डबल स्टैंडर्ड होगा, है ना, इसका डबल स्टैंडर्ड लिख लेना, AGGGCCCT, है ना, डबल स्टैंडर्ड हो गया। अब जब इसके बीच में कट करेगा तो हमें मिलेगा AGG, है ना, और CC और CT, ऐसा ही कुछ मिलेगा TCCC। तो देखो ये जो इंड मिला है ना, इसमें देखो कोई स्टिकी इंड नहीं है, मतलब कि ये इसको हम लोग बोलते हैं ब्लंट इंड, ठीक है। ये जो कट किया हुआ है ये क्या है, ब्लंट इंड। अगर तुम इसको बाद में चिपकाना चाहोगे तो इस पे क्या होगा, डीएनए लाइगेज काम नहीं कर पाएगा, वो आपस में चिपका नहीं पाएगा, है ना। तो ब्लंट इंड प्रोड्यूसिंग, तो बोल रहे कि ब्लंट इंड कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप के होते हैं, एक जो ब्लंट इंड प्रोड्यूस करता है और एक जो स्टिकी इंड प्रोड्यूस करता है। स्टिकी इंड वाला एग्जाम्पल आगे आएगा तो मैं बता दूंगा। तो इसमें से सारे एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं किसके हैं, स्टिकी इंड। एक्सेप्शन कौन सा, EcoRV1, EcoR5 है ये, ठीक है। इसको V नहीं बोलेंगे, ये 5 नंबर, रोमन नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर को, ठीक है। तो EcoR5। अब बाकी के EcoR5 जो है NCERT में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। NCERT में नहीं दिया, NCERT में क्या दिया, EcoR1 का सीक्वेंस दिया हुआ है, हिंद सेकेंड का दिया हुआ है, इन दोनों का भी NCERT में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जो है सीक्वेंस जो है, एक तो EcoR1 आपको याद क्या रखना है, EcoR1 का जो सीक्वेंस दिया गया है वो आपको याद रखना है NCERT में, और एक हिंद सेकेंड का आपको दोनों का सीक्वेंस क्या होता है ना, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज का, वो आपको याद करना है, ठीक है। और कहाँ पे कट करता है वो भी याद करना है, ठीक है। तो देख लेना आप। 141 पे चलते हैं। 141 क्या है, विच टेक्निक इज एम्प्लॉयड टू चेक, किस टेक्निक से हम लोग चेक करते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डाइजेशन किया है कि नहीं, मतलब अपना काम किया है कि नहीं किया। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या कराते हैं, एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उससे हमें पता चल जाता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने अच्छे से काम किया है कि नहीं किया। 142 देखो, पैलेंटोलॉजिस्ट ऑन अर्थ ह्यूमन स्कल ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन। एक पैलेंटोलॉजिस्ट है जो एक्सकेवेशन कर रहा है, खुदाई कर रहा है ना, उसको क्या मिला, एक स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ स्कल का एक स्मॉल फ्रेगमेंट मिला, टिश्यू वाज स्टिल अटैच टू इट, है ना, मतलब कि स्कल पे एक छोटा सा टिश्यू अटैच रह गया था। ओनली लिटिल अमाउंट ऑफ डीएनए, उसमें क्या था, बहुत ही कम अमाउंट में डीएनए था। कुड बी द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट इफ द जीन ऑफ द एंशिएंट मैन नीड टू बी एनालाइज, द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डीएनए फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट। तो अगर हमें उसके डीएनए को एनालिसिस करना है ना, डीएनए को एनालाइज करना है तो हमें क्या करना होगा। तो देखो ये जो डीएनए अगर स्मॉल अमाउंट में है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें लार्ज अमाउंट में डीएनए चाहिए, है ना। और आपको पता है कि स्मॉल अमाउंट से अगर लार्ज अमाउंट में डीएनए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डीएनए पीसीआर कराना पड़ेगा, है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर कराओगे तो पीसीआर से क्या होगा कि डीएनए का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो हमें पता चल लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर हम लोग को स्टडी करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका पीसीआर करवाना पड़ेगा। पीसीआर करोगे तो तुम्हें लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए मिल जाएगा। सब्जेक्ट टू डीएनए टू द पीसीआर, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रोफोरेसिस तो छोटे से डीएनए करा के कुछ नहीं करा सकते हो, ठीक है। ट्रीटिंग डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, बाकी कुछ नहीं है ना, पहले पीसीआर कराएंगे उसके बाद कुछ करेंगे। चलो 143 पे चलते हैं। 143 क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें क्या बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, पूछा कि कितने स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। चलो पहला पढ़ते हैं। पहला क्या है, सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंद सेकेंड इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अभी इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंद सेकेंड हमने बनाया है उसका सोर्स क्या था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो आपको पता है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेमिंग होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया का जीनस होता है जो कि H को रिप्रेजेंट कर रहा है, हीमोफिलस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड का जो 2 लेटर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट का लेक्चर किसको रिप्रेजेंट करता है आप हमें बताइएगा, और ये रोमन लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। तो सही बात है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से लिया गया था हिंद सेकेंड, और हिंद 2 भी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से लिया गया था।
इन बायोलिस्टिक जीन गन मेथड, बायोलिस्टिक मेथड ऑफ द जीन ट्रांसफर, माइक्रो पार्टिकल मेड अप ऑफ द गोल्ड एंड टंगस्टन आर द कोटेड विद द फॉरेन डीएनए। बायोलिस्टिक वाले मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि गोल्ड और टंगस्टन पे एक फॉरेन डीएनए को कोट करके उसको फिर हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, जीन ट्रांसफर का मेथड है ये। माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए होता है? माइक्रो इंजेक्शन एनिमल के सेल के लिए होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और प्राइमर्स आर द केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोसाइड। ओलिगोन्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं? अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना, उसको हम लोग ओलिगोन्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो प्राइमर्स आर द केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ द डीएनए इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो प्राइमर्स के बारे में बेसिकली बात कर रहा है, ये सही स्टेटमेंट है ना, कि प्राइमर्स क्या होते हैं? स्मॉल सेगमेंट ऑफ, बेसिकली ये आरएनए होता है जो कि डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जिसका यूज हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करते हैं। तो सारा स्टेटमेंट ही सही है, तो 143 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि 4। 144 देखिए, 144 क्या है? अ ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप बीच में हेल्प सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द एक्वायर्ड नाइट ब्लाइंडनेस इन द डेवलपिंग कंट्री। अब देखो, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, है ना। और हमें पता है कि विटामिन ए, इसमें से कौन सा ऐसा क्रॉप है, ट्रांसजेनिक क्रॉप है जिसमें विटामिन ए इनरिच होता है? तो गोल्डन राइस, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3। 145 देखिए, 145 क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर बाय मैन्युपुलेटिंग जीन इज कॉल्ड। अब तो ये सीधा डेफिनेशन ही पूछा जो एनसीईआरटी में लिखा है। हम क्या कर रहे हैं? मैन्युपुलेट। मैन्युपुलेट का मतलब जीन को अल्टर करना है, मतलब चेंज कर रहे हैं ना। तो जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए जीन को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो इसका डेफिनेशन एनसीईआरटी में क्या लिखा है? जीन थेरेपी, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीन थेरेपी। तो 145 का आंसर क्या हो जाएगा? 3। 146 देखिए, द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर विद द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट बिल। अब ये जब आप लोग बायोटेक का सेकेंड वाला चैप्टर पढ़ोगे, है ना, एप्लीकेशन वाला, तो उसमें ये लास्ट वाले पैराग्राफ में मेंशन है। इसको ऐड किया गया था सेकेंड अमेंडमेंट बिल में, है ना। बायोपेरेसी और जो बायो पेटेंट वाला जो रूल है उसको सेकेंड अमेंडमेंट बिल में ऐड किया गया था। तो 146 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। 147 देखते हैं, 147 क्या है? विच स्टेप प्रूवन टू मेन चैलेंज क्या था? ऑफ स्ट्रगल इन द प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो मेन चैलेंज क्या था ह्यूमन इंसुलिन बनाने में? आप तो पहले बताओ कि ह्यूमन इंसुलिन जो बना था वो कौन सी कंपनी ने बनाया था, है ना, ठीक है। उस कंपनी का नाम क्या था, है ना। और देखो, मेन चैलेंज क्या था मैच्योर फॉर्म में लाने? मेन चैलेंज क्या था? देखो, ये जो ह्यूमन इंसुलिन होता है हम लोगों में, जैसे नॉर्मल जिसमें बन रहा है ना, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक ये वाला हो गया ए, और ये हो गया सी वाला पार्ट, और एक और पार्ट होता है इसमें, कौन सा? बी वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया ए, सी और बी। तो ये जो 3 चेन है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें से जो इस वाले इंसुलिन को बोलते हैं प्रो इंसुलिन, ठीक है। इसमें से अगर इसको एक्टिव फॉर्म में लाना है तो सी वाले पार्ट को काट के हटाना पड़ेगा, है ना। तो जो मेन चैलेंज था वो क्या था कि इंसुलिन को हमको मैच्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना था, है ना। ये हमारा मेन चैलेंज था। जब आप लोग पढ़ोगे उस पैराग्राफ को तो आपको मिल जाएगा। मेन चैलेंज क्या था कि उन्होंने क्या किया था, इस कंपनी ने क्या किया था, जिन्होंने बनाया ह्यूमन इंसुलिन को, ए वाला पार्ट को बी वाले पार्ट को अलग अलग इन्होंने बनाया और दोनों को वापस फिर बाद में क्या किया, चेन को जोड़ दिया, ठीक है। तो मेन चैलेंज क्या था, इसको इंसुलिन को मैच्योर फॉर्म में एसेंबल करना, मैच्योर फॉर्म में लाना, जोड़ना। चलो ठीक है, 147 हो गया। 148 क्या है? 148 है असर्शन रीजन क्वेश्चन है। बीटी टॉक्सिन किल सर्टेन इंसेक्ट, बीटी टॉक्सिन किल सर्टेन इंसेक्ट सच एज द लेप्डोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस एंड डिप्थेरेंस बट नॉट द ह्यूमन बीइंग। सही बात है, बीटी टॉक्सिन जो है लेप्डोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस और डिप्थेरेंस को मार देता है, ह्यूमंस को क्यों नहीं मारता, है ना। इसका रीजन क्या होना चाहिए? असर्शन तो सही है, इसका रीजन क्या होना चाहिए? तो इसका रीजन ये होना चाहिए कि ये जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। किस में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है? इट्स वाले बीटी टॉक्सिन हम लोगों ने किससे बनाया है? बेसिलस थुरिनजेनेसिस, है ना, उसमें ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये एक्टिव कब होगा? तो ये एक्टिव होता है पीएच जब इसको अल्कलाइन मिलता है, तब अल्कलाइन पीएच पे ये एक्टिव होगा। और अल्कलाइन पीएच कहाँ मिलता है? गट ऑफ इंसेक्ट में, ठीक है ना। तो जब वहां पे जाके क्या होता है, ये एक्टिव होता है और फिर उसको क्या कर देगा,
परफोरेशन, लाइसिस और क्या करेगा, किल करेगा। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इसका। 148 का क्या हो जाएगा आंसर फर्स्ट, है ना। एक्सप्लेनेशन बी, रीजन करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ठीक है, चलिए 149 पे चलते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। आरएनए इंटरफेरेंस सब में होता है, हम लोगों में भी होगा, है ना। द मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, ठीक है। अब देखो आरएनए इंटरफेरेंस सब में तो होता है ना, ठीक है। ये मेथड है किसका, सेलुलर डिफेंस का। तो ये असर्शन है हमारा, ठीक है। तो रीजन पे जाने से पहले असर्शन जो है उसका रीजन क्या होना चाहिए, अगर तुम सोच लोगे, है ना, और तुम्हारा रीजन भी वही लिखा है तो तुम्हारा आंसर ए हो जाएगा। ऐसा मेथड होता है असर्शन रीजन क्वेश्चन करने का। तो चलिए चलते रीजन वाले पार्ट पे। रीजन क्या है, दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ द स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड एंड प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ द मैसेंजर आरएनए साइलेंसिंग, बिल्कुल सही बात है। ऐसा हम लोग सेलुलर डिफेंस कैसे करते हैं, तो ये जो मैसेंजर आरएनए है ना, ये क्या बनाता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल जो कि बाइंड, आपस में बाइंड हो जाते हैं, ट्रांसलेट नहीं होने देते। इस प्रकार से क्या होता है कि उस आरएनए का क्या हो जाता है, साइलेंसिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसका रीजन भी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। 150 नंबर क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डीएनए सेगमेंट टैग विद द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोब। इसका यूज कहाँ होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। एनसीईआरटी में इसका यूज दिया हुआ, प्रोब का यूज किस टेक्निक में हम लोग करते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर, कौन से ईयर में फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था, तो 1972 में। 151 का आंसर क्या हो जाएगा 4। और किसने बनाया था, हु, है ना, किसने बनाया था, किसने इसको पहली बार बनाया था, आप हमें कमेंट्स में बताइए। 152 देखते हैं। 152 क्या है, इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप प्लाज्मिड। अब देखो रिस्ट्रिक्शन, सॉरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैंने बना लिया, सॉरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के उसको अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भेजना है, जैसे बैक्टीरिया में हमें उसे कल्चर करना है, तो उसके प्लाज्मिड के साथ ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो बोल रहा है इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप प्लाज्मिड, मतलब उस प्लाज्मिड को वो ले ले, द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट मेड कम्पिटेंट टू टेकअप, है ना, उसको कम्पिटेंट बनाना पड़ेगा उसको लेने के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, तभी तो वो उसके अंदर जाएगा, है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड के अंदर, प्लाज्मिड सॉरी बैक्टीरिया के अंदर जाएगा। तो ऐसा कब होगा, जब डीएनए, अच्छा ऐसा 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 होना चाहिए, है ना, ठीक है। अब असर्शन तो ये है, ऐसा कैसे होगा, इसका रीजन होना चाहिए, है ना। तो रीजन क्या है, क्या होना चाहिए, वो हम बाद में डिस्कस करें, पहले रीजन पढ़ लेते हैं। रीजन क्या है, डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, सही बात है। हाइड्रोफिलिक का मतलब, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, वाटर सोल्यूबल, ठीक है ना, वाटर क्या हो, सोल्यूबल। तो डीएनए आपको पता है, डीएनए क्या होता है, वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल होता है। लेकिन जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, है ना। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर इनसोल्यूबल। तो देखो डीएनए वाटर सोल्यूबल है और सेल मेम्ब्रेन कैसा है, वाटर इनसोल्यूबल, तो आपस में अंदर नहीं जा पाएगा डीएनए, है ना। तो कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है ना, ठीक है। तो अगर जा ही नहीं पाए तो क्या करना, सॉरी क्वेश्चन क्या था, फिर से पढ़ लेता हूँ। इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, द बैक्टीरियल सेल मस्ट बी फर्स्ट मेड कंपेटेंट टू टेक अप द डीएनए, है ना, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, डीएनए इज द हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल एंड कैन नॉट पास। अब सही बात है ना, कंपेटेंट क्यों नहीं है, क्योंकि जो डीएनए है वो कैसा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक। तो अपने खुद से तो नहीं जाएगा, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, कंपेटेंट बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसका रीजन भी इसको सही एक्सप्लेन कर रहा है ना, कि उस कंपेटेंट क्यों नहीं है, उसको पहले कंपेटेंट बताना पड़ेगा, ठीक है। तो 152 का आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। 153 पे चलते हैं। अ पैथोजन ऑफ द सेबरल डाइकोट प्लांट, एक ऐसा पैथोजन जो डाइकोट प्लांट को इन्फेक्ट करता है, विच एबल टू डिलीवर पीस ऑफ द डीएनए नोन एज टी डीएनए टू द अन ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट इनटू द ट्यूमर, है ना। तो वो कौन करता है, तो वो बैक्टीरिया का पैथोजन का नाम क्या है, तो 153 का आंसर क्या हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेरेंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेरेंस क्या होता है, जो नॉर्मल डाइकोट प्लांट होता है ना, मैं लिख देता हूँ, ये जो नॉर्मल डाइकोट प्लांट है उसमें क्या करता है, उसमें ट्यूमर कॉज करेगा। अब देखो ट्यूमर कॉज क्यों करेगा भाई, उसको कुछ फायदा होना तो चाहिए, तो ट्यूमर कॉज करेगा, और ट्यूमर से जो न्यूट्रिशन मिलेगा, है ना, आपको पता है जो ट्यूमर सेल होता है वो क्या करता है, आसपास के सेल से न्यूट्रिशन खींचेगा, उससे जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो क्या करेगा, वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेरेंस उसको यूज करेगा, है ना।
तो यूगोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसेंस ही से हम लोग क्या बनाते हैं, टीडीएनए बनाते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 4। 154 पे चलते हैं। 154 क्या है, इन द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लाइक द इको R1 द रोमन नंबर इंडिकेट दैट। अब देखो इको R1 में ये जो रोमन नंबर है ये 1 है ना, ये क्या है, ये जो ऐसे लिखा हुआ रोमन नंबर वो कौन सा है, 1 फर्स्ट। ऐसे इको R1 फर्स्ट होगा, इको R1 2 3 4, तो वो क्या डिनोट करता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो क्या डिनोट करता है कि ऑर्डर इन विच एंजाइम बेयर द आइसोलेट इन द स्ट्रेन फ्रॉम द बैक्टीरिया। आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया से, है ना, एसर्सिया कोलाई के आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया से हमारा जो पहला एंजाइम है वो कौन सा है, इको R1। इसी तरह अगर लिखा रहता है इको R2, है ना, इसका मतलब कि आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया से इको एसर्सिया कोलाई से हमारा कौन सा एंजाइम निकला है, सेकेंड वाला एंजाइम, ठीक है। तो ये इसको डिनोट करता है। 155 में सिर्फ क्या करना है, विच इज नॉट रिलेटेड करेक्टली विद द फंक्शन। कौन इस फंक्शन से करेक्ट मैच नहीं कर रहा है। देखो टैग पॉलीमरेज है ना, थर्मस एक्वेटिकस, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, इसमें पीसीआर में हम लोग यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। काइटिनेज ऑब्टेन डीएनए बाय द लाइसिस ऑफ द बैक्टीरियल सेल, बिल्कुल गलत बात है ना। काइटिन का यूज हम लोग डीएनए अगर हमको निकालना है तो किस में यूज करेंगे, काइटिनेज का, फंजाई में, है ना, बैक्टीरिया में नहीं। तो हमें गलत मिल गया, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सेकंड वाला, ठीक है। चलिए 156 पे चलते हैं। 156 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, कौन सा करेक्ट मैच है, ये तो 100% आपको याद ही करना है ना, कि कौन सा करेक्ट मैच है। तो क्राई फर्स्ट एसी किसके लिए होता है, कॉटन बॉलबम के लिए, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेना, एनसीईआरटी में गिवन है। 157 विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्ट्रिक्शन द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई। अब कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया में बैक्टीरियो ई कोलाई में, है ना, ई कोलाई में बैक्टीरियोफेज को ग्रो नहीं होने देता है ना। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो है वो क्या करता है, बैक्टीरियोफेज को क्या करता है, उसके डीएनए को कट कर देता है, ठीक है। कट करेगा तो बैक्टीरियोफेज फिर ग्रो ही नहीं कर पाएगा, जब डीएनए ही कट हो जाएगा वायरस का तो इसलिए ग्रो नहीं हो पाता। तो कौन सा एंजाइम की हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। 158 पे चलते हैं। 158 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इन एंजाइम कैटेलाइज। कौन से स्टेप में हम लोग एंजाइम का यूज करता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। देखो डीनेचुरेशन ऑफ द एंजाइम तो खुद से हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे ले जाओगे तो डीनेचुरेशन ऑफ द एंजाइम खुद से हो ही जाएगा। एंजाइम का जरूरत कब पड़ेगा, जब प्राइमर जुट जाएगा, डीएनए के जो डीएनए जब सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे उसके बाद उसमें प्राइमर जुटेगा, तो प्राइमर जुटेगा खुद से, है ना, उसको एक्सटेंड करने के लिए, है ना, डीएनए को पॉलीमराइज करने के लिए जो एंजाइम यूज होगा वो उस वाले स्टेप में यूज होगा, है ना। तो जब प्राइमर जुट जाएगा उसको एक्सटेंड करने के लिए प्राइमर को हम लोग डीएनए पॉलीमरेज का जरूरत होगी, है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 158 का 3। 159 चलिए, 159 क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए स्ट्रैंड एट द लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आपको पता ही होगा जब आप देख रहे हो तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, बट बिटवीन द सेम बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि इको R1 का क्या होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, GAATTC, है ना, GAATTC। अब इसमें जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कहाँ कट करता है, G और A के बीच में। तो ये बोल रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डिस्टेंस लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। अब देखो इसका सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे बीच में, इससे थोड़ा सा दूर कट किया है ना। और कैसे कट किया है, जी ऊपर वाले सेगमेंट में अगर G और A के बीच में कट किया है तो नीचे वाले भी डीएनए स्ट्रैंड में कौन से रीजन पे कट करेगा, सेम बट अपोजिट स्ट्रैंड, बिल्कुल सही बात है। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड फंक्शन बाय द इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, बिल्कुल सही बात है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे कट करता है, हर एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा और वो इसको इंस्पेक्ट करके उसी लोकेशन पे बार बार कट करेगा, है ना। तो 159 का आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया आपको कि क्यों बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए 160 देखते हैं। 160 क्या है, 160 में है कि मैच द कॉलम करना है। अब तो देखो बहुत ही सिंपल सा मैच द कॉलम है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसके लिए होता है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या मिलेगा हमें, सीविंग इफेक्ट, है ना। सीविंग इफेक्ट क्यों मिलेगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम लोग क्या करते हैं, ब्राइट ऑरेंज कलर चिल्ड इथेनॉल, है ना, डीएनए प्राइमर, है ना। बेसिकली इसमें से ढूंढना है कि उसमें से कौन सा मैच हो सकता है। तो पीसीआर में डीएनए प्राइमर यूज होता है। डीएनए प्रेसिपिटेशन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, चिल्ड इथेनॉल,
ठीक है, तो सी का आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। और एक बचा इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए, ब्राइट ऑरेंज कलर का हमें बैंड दिखता है। तो ये सब मैच करोगे तो 160 का आंसर क्या आ जाएगा 4। 161 पे चलते, 161 का क्या है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, है ना। बिफोर द फिनिश प्रोडक्ट रेडी टू मार्केट में जाने से पहले उसको हम लोग सेपरेट करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, कुछ अगर प्रिजर्वेटिव वगैरह मिलाना होगा तो सब मिलाएंगे। इन सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, ठीक है। तो 161 का आंसर क्या हो जाएगा 2। 162 क्या है, नॉर्मली अनलेस वन कट द वेक्टर एंड सोर्स ऑफ द डीएनए विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड। ऐसा बोल रहा है कि जो वेक्टर होगा, है ना, जो वेक्टर होगा मतलब जो डीएनए को बैक्टीरिया में ले जाएगा, है ना, और जो हमारा सोर्स ऑफ डीएनए है, वेक्टर एंड सोर्स ऑफ डीएनए दोनों को हम लोग सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट नहीं करोगे तो दोनों में स्टिकी इंड बनेगा कि नहीं बनेगा, या फिर डिफरेंट स्टिकी इंड बनेगा, वो आपस में चिपक नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए उसको हम लोग सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है ना, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ेगा। ध्यान से पढ़ोगे इस स्टेटमेंट को तो तुम्हें समझ में आएगा। एनसीईआरटी में भी ये लिखा हुआ है कि हम लोग जब तक उसको सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट नहीं करेंगे तब तक हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बन पाएगा, आपस में वेक्टर और सोर्स डीएनए चिपक नहीं पाएंगे, ठीक है। डायग्राम में भी ये दिया हुआ है। कटिंग द वेक्टर एंड सोर्स ऑफ द डीएनए बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्रिएट स्टिकी एंड, है ना, दैट फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज। तभी उस पर डीएनए लाइगेज एक्ट करेगा और दोनों को आपस में चिपकाएगा, फिर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो पाएगा। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 162 का फर्स्ट। 163 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज यूज एक्सटेंसिवली फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द एनिमल्स। अब देखो एनिमल में हम लोग कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, तो देखो ई कोलाई एनिमल में नहीं यूज करेंगे, है ना, प्लाज्मिड्स भी नहीं यूज करेंगे, तो प्लांट के लिए हो गया बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis। एनिमल में हम लोग यूज करते हैं रेट्रोवायरस। कैसा रेट्रोवायरस, जिसको हम लोग डिजार्म कर दें। डिजार्म का मतलब क्या होता है कि उसको हम लोग इनएक्टिव कर दें, मतलब वो हमारे अंदर डिजीज काउज नहीं कर पाए, है ना, तो उसको हम लोग यूज करते हैं रेट्रोवायरस को एनिमल में। 164 है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान से देखना, इनकरेक्ट को पहले अंडरलाइन कर लेना, है ना। हमें इसमें से क्या ढूंढना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला हमारा जो है पहला स्टेटमेंट है आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सही बात है, सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होगा एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, है ना, सेलुलर डिफेंस के तौर पे मैंने अभी बताया सारे यूकैरियोट्स में होगा। बिल्कुल सही बात है। सी पेप्टाइड along with the A and B पेप्टाइड प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। मैंने अभी ऊपर बताया है कि जो मैच्योर इंसुलिन होता है उसमें कौन सा पेप्टाइड होता है, ए एंड बी, है ना। इमैच्योर में तीनों होते हैं, मैच्योर वाले फॉर्म में ए एंड बी होता है। एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इन 1990 फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस द ह्यूमन प्रोटीन इन रिच मिल्क। ये गलत बात है। आप हमें बताएं कौन से ईयर में रोजी को हाई बनाया गया था, ठीक है ना। कब फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी को बनाया गया था, ठीक है। ये 1919 में तो नहीं हुआ था, किस ईयर में बनाया गया था आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सर्व द पर्पस ऑफ द अर्ली डायग्नोसिस। बिल्कुल सही बात है, पहले ही क्वेश्चन में मैंने बता दिया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम लोग अर्ली डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। 27 डॉक्यूमेंटेड बासमती राइस वेराइटी ई ग्रो इन इंडिया। सही बात है। तो हमारा स्टेटमेंट सही कौन कौन सा है, ए डी एंड ई। लेकिन पूछा है क्या इन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। बी एंड सी इनकरेक्ट था ना, बी एंड सी। तो 164 का आंसर क्या हो जाएगा 4। 165 क्या है, विच नोवल स्ट्रेटेजी वाज अडॉप्टेड अगेंस्ट निमेटोड मेलिग्नैनी इन कोग्निशिया विच इन्फेक्ट द रूट ऑफ द टोबैको प्लांट। तो इससे बचने के लिए कौन सा नोवल स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया गया था, तो आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। 165 का आंसर क्या हो जाएगा 2। 166 देखो, 166 क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नाउ रूटीन यूज टू डिटेक्ट एचआईवी सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। अब देखो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ना सिर्फ एचआईवी और कैंसर में नहीं कराते, बहुत सारे डिजीजों में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराते हैं। हमें पता करना होता है कि इन्फेक्शन कितना फैला है, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है।
पोलीमरेज चेन रिएक्शन बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन द जीन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। इसको कैंसर पेशेंट में म्यूटेशन को, अगर हमें कोई कैंसर है पेशेंट है, हमें पता करना है कौन सा जीन में म्यूटेशन हुआ है या होने वाला है फ्यूचर में, है ना, उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे को भी यूज करते हैं ना। तो 166 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। अब देखो इस वाले स्टेटमेंट का रीजन का एसर्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट नहीं होगा। 167 देखते हैं। हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम द वन डीएनए मॉलिक्यूल आफ्टर द 6 पॉलीमरेज चेन साइकिल। अब देखो नंबर ऑफ, जब पूछे ना नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एक से, है ना, ध्यान रखना ये मैं एक से बना रहा हूँ। ठीक है, तो जितने साइकिल होगा उसका 2 की पावर n कर देना, है ना। जैसे देखो एक डीएनए था, पहले एक डीएनए था, जब पहला साइकिल बनेगा, पहला साइकिल एक साइकिल कंप्लीट होगा तो एक डीएनए से कितना बनेगा? एक डीएनए था ना, तो एक डीएनए देखो ऐसे होगा ना, तो 2 डीएनए बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, फिर 2 से कितना बनेगा? 4। तो ऐसे 2 की पावर 6 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा आंसर? क्या आ जाएगा? 64। 2 से 4, फिर 4 से 8, फिर 8 से 16, फिर 16 से 32 और 32 से 64। ठीक है, 2 के पावर n कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 168 चलते हैं। 168 क्या है? इन द फॉलोइंग डायग्राम फाइंड आउट ए एंड बी को हमें बताना है, ए एंड बी क्या है। अब देखो ये डायग्राम तो किसका है? PVR 332 का NCERT में गिवन है। अभी जो ए वाला साइट है वो क्या है? जो ए वाला साइट है वो किसको डिनोट कर रहा है? ROP को। ROP इसमें NCERT में यहाँ लिखा है PVU सेकेंड को ROP को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और जो बी वाला है वो किसके लिए? टेट्रासिलिन के लिए रेजिस्टेंस जीन है। कौन सा? BAM H1 और साल्मन 1। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 168 का फर्स्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 169 चलते। 169 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। करेक्ट ढूंढना है अब हमें 169 में। एग्रोबैक्टीरियम mediated gene transfer involve the use of the bacteria to transfer gene into the dicot plant। मैंने अभी बताया एग्रोबैक्टीरियम टूबिफेसेंस के बारे में कि वो कैसे डाइकोट प्लांट को इन्फेक्ट करता है, ट्यूमर बनाता है, क्यों बनाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। डीएनए पॉलीमरेज derived from the Thermus aquaticus is used in polymerase chain reaction due to the heat stability। अगर हम किसी और डीएनए पॉलीमरेज को नहीं यूज कर पाते पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, सिर्फ और सिर्फ किसको यूज कर पाते हैं? थर्मस इक्वेटिकस को। क्यों? क्योंकि थर्मस इक्वेटिकस जो है ये हाई टेम्परेचर पे भी क्या नहीं होता है? डीनेचर नहीं होता है। हाई टेम्परेचर पे ये डीनेचर नहीं होता, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी ये एक्टिव रहेगा। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है या जो डीएनए है हाई टेम्परेचर पे क्या हो गए? डीनेचर हो जाएंगे, इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, है ना। तो बिल्कुल सही बात है। बायोरिएक्टर्स आर द यूज लार्ज कल्टीवेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म करने का मतलब क्या है? बैक्टीरिया हो गया, है ना, फंजाई हो गई। ठीक है, फॉर द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, इसमें हम लोग बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं। 2 लाख वैराइटीज ऑफ द बासमती राइस इंडिया ग्रो इन द इंडिया। अब ये स्टेटमेंट तो क्या है? रॉन्ग है। हाँ, मैंने अभी बताया है कितने, सिर्फ और सिर्फ देखो राइस का नहीं पूछा। अगर राइस का पूछता तो हमारा आंसर तो कितना होता? 2 लाख। लेकिन इसने क्या पूछा है? बासमती राइस का। तो बासमती राइस का कितना है? 27, है ना, 27 वैराइटीज है। द सीविंग इफेक्ट ड्यूरिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस इज ड्यू टू द इथीडियम ब्रोमाइड। अब देखो इथीडियम ब्रोमाइड तो कलर प्रोड्यूस करता है ना, ये तो नहीं होगा। सीविंग इफेक्ट किसकी वजह से आता है? तो जो जेल है उसमें, जो एग्रोज जेल है उस पर जो डीएनए है ना, तो डीएनए क्या करेगा? डीएनए नेगेटिव चार्ज है ना, तो वो क्या करेगा? डीएनए आपस में अलग अलग हो जाएंगे, उसकी वजह से सीविंग इफेक्ट दिखता है। ठीक है, तो एग्रोजोल और डीएनए की वजह से सीविंग इफेक्ट दिखता है, ना कि एथिडियम ब्रोमाइड से। तो 169 का आंसर क्या हो जाएगा? A, B and C स्टेटमेंट आर करेक्ट। 170 क्या है? 170 क्या? फिल इन द ब्लैंक्स करना। इच प्रोसीजर ड्यूरिंग विच पीस ऑफ द डीएनए इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं? सीधा डेफिनेशन ही पूछ लिया, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसीजर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। 171 देखो। 171 क्या है? ड्यूरिंग द आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम द बैक्टीरिया सेल। किससे निकालना है? बैक्टीरिया से निकालना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट यूज। किसको हम लोग यूज नहीं करेंगे? तो देखो बैक्टीरिया से निकालना है तो आरएनए को हटाना पड़ेगा, तो राइबोन्यूक्लियेज को यूज करेंगे। बैक्टीरिया से हमें डीएनए निकालना है, तुम डीएनए राइबोन्यूक्लियेजेस को यूज कर दोगे तो डीएनए को ही कट कर देगा,
तो डीएनए को कट करेगा तो डीएनए तुम्हारा नहीं निकल पाएगा। प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लाइसोजाइम लाइसोजाइम को डाइजेस्ट करेगा, है ना, ठीक है, सेल वॉल को। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियसेज। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन बाय, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी कब दी गया था, तो 1990 में, है ना, 1990 में। 173 बीच ऑफ द फॉलोइंग पैलेंडेनिक सीक्वेंस फॉर द इको आर1। मैंने अभी बताया इको आर1 का पैलेंडेनिक सीक्वेंस क्या होता है, GAATTC, है ना, GAATTC। ये कट कहाँ पे करता है, तो ये कट करता है G और A के बीच में, इधर से और इधर से, 3 to 5 डायरेक्शन, और ये 5 to 3 डायरेक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। थोड़ा सा ब्लर हो गया लेकिन मैंने इधर बता दिया है। 170 कौन सा क्वेश्चन था, 173 का फर्स्ट। 174 पे चलते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी क्रिएटेड नॉर्मली बाय कटिंग द वेक्टर डीएनए एंड द सोर्स डीएनए रिस्पेक्टिवली विथ। अब देखो, जब तुम्हें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो मैंने अभी बताया है कि वेक्टर को और सोर्स के डीएनए को, दोनों को डीएनए को किससे कट करना पड़ेगा, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से, है ना। तो इसमें ढूंढ लो कि भाई सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कौन है ना। तो हिंद थर्ड वेक्टर से भी कट करेंगे और हिंद थर्ड को किससे कट करेंगे, होस्ट से भी कट करेंगे, ठीक है, होस्ट के डीएनए को भी कट करेंगे, तब हमारा जाकर के स्टिकिंग इंट्रोड्यूस होगा। तो 174 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। 175, अब देखो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स एनसीईआरटी से खोज के तुम लोग खुद से कर देना है, ठीक है। 175 का मैं आंसर बता दे रहा हूँ, फर्स्ट है। इसको एनसीईआरटी से तुम लोग खुद ढूंढ के खुद से फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना, मेरे को समझाने वाला बात नहीं है। 176 देखो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डू नॉट कट द डीएनए ऑन बाय द प्रोकैरियोट्स। अभी क्वेश्चन में इन्होंने बताया है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो अपने डीएनए को कट नहीं करता है ना। बिल्कुल सही बात है, अपने ही डीएनए को कट करेगा तो जिंदा कैसे रहेगा, है ना। तो बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं कट करता है, तो चलो असर्शन रीजन नहीं है तो हम लोग उस पर नहीं सोचते। प्रोकैरियोटिक डीएनए डू नॉट साइट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ऐसा नहीं है ना। देखो कट क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया का जो डीएनए, अपने डीएनए को बचाने के लिए, है ना, बैक्टीरिया क्या करता है, मिथाइलेशन करता है, मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है बैक्टीरियोफेज के अब इसका डिटेल तुम अब पढ़ोगे, कोई टीचर पढ़ाएगा तब बता देंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उसमें साइट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं होता है ना, ये होता है बट अपने डीएनए को कट नहीं करता है, ठीक है। तो 176 का आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ ए वाला स्टेटमेंट सही है, बी वाला रॉन्ग है। 177 देखते हैं। 177 क्या है, द नॉर्मल इकोलाई डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एम्पिसिलिन, क्लोरामॉर्फिकिनोल्स, टेट्रासाइलिन एंड देकानासिलिन। बिल्कुल सही बात है, ये सब बाद में ऐड किया गया था, है ना, एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ। नॉर्मल इकोलाई में किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं होते, है ना, ठीक है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोजोनिक सबस्टांस। अब देखो क्रोमोजेनिक सबस्टांस किसको बोलते हैं, जो कलर प्रोड्यूस करने वाला सबस्टांस होता है ना, उसको हम लोग कलर प्रोड्यूसिंग सबस्टेंस, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजेनिक सबस्टेंस। गिव द ब्लू कलर क्लोनिज, है ना, इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव द इंसर्ट। अब देखो क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि जो अगर उसमें प्लाज्मिड इंसर्ट नहीं हुआ है तब कैसा कलर देगा, ध्यान से देखना। ब्लू कलर कॉलोनी कब देगा, इफ द प्लाज्मिड ऑफ द इन द बैक्टीरिया डज नॉट इंसर्ट। ब्लू कलर कब देगा, जब उसमें प्लाज्मिड बैक्टीरिया में इंसर्ट नहीं हुआ है। जब प्लाज्मिड में अगर इंसर्ट कर दोगे तुम जीन को, है ना, तो क्या हो जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा तो ये जो ब्लू कलर वाले जो जीन है वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव होगा, तब हमें कैसा कॉलोनी मिलेगा, व्हाइट कलर की कॉलोनी मिलेगी, है ना। तो बिल्कुल सही बात है ना, तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट आर कैसे हैं, राइट। 178 देखो, द यूज ऑफ द बायो रिसोर्सेज बाय द मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री एंड द पीपुल कंसर्न विदाउट द कॉम्प्लीमेंट्री पेमेंट। मतलब कि तुम किसी के कंट्री या किसी के भी सामान को बिना उसे पैसा दिए यूज कर रहे हो, इस टाइप के को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोपेरेसी, है ना, चुरा रहे हो। 179 देखते हैं। At the present, 30 recombinant therapeutics have been the marketed for the human use in the India. क्या इंडिया में 30 थेरेप्यूटिक मतलब कि एट द थेरेप्यूटिक्स रिकॉम्बिनेंट यूज हो रहा है इंडिया में, 30 है क्या, है 30 नहीं है, है ना। आप हमें कमेंट्स करके बताओ कि कितने हैं।
30 तो क्या था, 30 थेरेपिस्टिक रिकॉम्बिनेंट क्या थे ओवरऑल वर्ल्ड में? वर्ल्ड में कितने हैं? 30। इंडिया में कितने हैं? 30 से कम है। आप हमें कमेंट्स करके बताइए। रिकॉम्बिनेंट थेरेपिस्टिक डू नॉट इंड्यूस, देखो है तो ये रिकॉम्बिनेंट, लेकिन ये किसी भी प्रकार का अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करता है ना, ह्यूमंस में भी, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल सही एनसीईआरटी में लिखी हुई है और होता भी है। तो 179 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। स्टेटमेंट ए तो क्या है? रॉन्ग, ठीक है, और बी क्या है? राइट। 180 देखो, ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट सेफ्टी फॉर द पोलियो वैक्सीन, इफ द सक्सेसफुल फाउंड देन द रिलायबल दे कुड बी द रिप्लेस बाय द यूज ऑफ मंकी। देखो पोलियो वैक्सीन को पहले किस पे यूज करते हैं? पहले किस पे यूज किया गया था? माइस पे, चूहे पे। फिर वो सक्सेसफुल रहा तो उसके बाद उसको किस पे यूज करते हैं? मंकी पे, है ना, बिल्कुल सही बात है। 95% ऑफ द ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर चूहे, है ना, मतलब माइस। जो 95% जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए उसमें से 95% क्या है? चूहा। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है। सबसे ज़्यादा अत्याचार किस पे हुआ है? चूहों पे, उसी पे तो एक्सपेरिमेंट हुआ है ना। तो इतना हो गया, हमारा बायो का हो गया है, और फिजिक्स का भी मैंने लगभग कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं, बाकी का मैं अगले लेक्चर में करा दूंगा। तो अगर आप लोग यहाँ तक लेक्चर को देखे हो, इसका मतलब आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा, नहीं भी दिया होगा तो इसको एक बार सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। आप शेयर करोगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊंगा, है ना। ज़्यादा चैनल ग्रो करेगा तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा, ठीक है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊंगा। थैंक यू।